आइए, आज पहला दिन है और आज हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। पॉलिनोमियल देखिए, मैं इन चीज़ों को ये मान के आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कि आपने पिछले क्लास 9th में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है। जो आज के समय में स्थिति बनती जा रही है, ना तो स्कूलों में हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना कोचिंग्स में पढ़ पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ दिन भर बातें करना, मोबाइल में लगे रहना, तो वैसे ही सभी चीज़ें छूटती जा रही हैं। और कुछ भी किसी भी स्टूडेंट का, मैं तो ऑफलाइन ही बैच से पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा, एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद ख़त्म करेंगे हम इसको। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात इसमें ये होती है पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए कि आपको ये जानना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें होती हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर पर्टिकुलरली जिसकी अपनी वैल्यू है और वो कभी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट कहलाती है। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 7 है, 11 है, 15 है, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर, कुछ भी, इसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ऐसे नंबर्स, ऐसे डॉट्स जो लगातार बदलते रहते हैं, उनकी वैल्यू उनके साथ जैसे ही कोफिशिएंट के रूप में हम इस कांस्टेंट को रखते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हम x को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं, a है, b है, t है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई करके हम एक टर्म बनाते हैं। ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके एग्ज़ाम में और इसके बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कैसे देखते हैं? टर्म कैसे बनते हैं? जैसे कि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जो वन टर्म के होते हैं, जिसे मोनोमियल कहते हैं। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जो बाइनोमियल होते हैं, वो 2 टर्म के होते हैं। तो ये टर्म क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। टर्म कैसे बनाते हैं? जैसे हमने ले लिया ये कांस्टेंट और ये ले लिया वेरिएबल। ये क्या हो गया? 4 × x। तो अब ये एक टर्म बन गया। अगर मैं इसमें प्लस करके 3 × जैसे 4x² लिख दिया मैंने, 3x कर दिया, तो ये एक नया टर्म बन गया, 2 टर्म हो गए। तो अब ये जो पॉलिनोमियल बना इसको हम बोलेंगे ये 2 टर्म वाला है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं जैसे ये, तो अब ये पॉलिनोमियल बना 3 टर्म का, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हम पहले जान लेते हैं कि एक टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं हम। अभी हमने क्या किया? वेरिएबल वैल्यू ली, कांस्टेंट वैल्यू ली, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, ये देखिए, ये 3 है और ये x है। तो 3 क्या है? 3 को हम क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि x का कोफिशिएंट है 3। क्यों? क्योंकि x से 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x। कौन है? 3 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो पॉलिनोमियल जो भी हैं उनको 2 बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। जैसे टर्म के बेस पे वो मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, माने 1 टर्म, 2 टर्म, 3rd टर्म। और एक डिग्री के बेस पे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें। हम इसमें पहले दोनों को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल बेस ऑन टर्म। टर्म के बेस पे अगर देखें तो पहला क्या होता है? मोनोमियल। अब जितने भी मोनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जो मोनोमियल होते हैं, उनमें केवल एक टर्म होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे 4x हो गया, 2/3x² हो गया, इस तरीके की चीज़ें, 1 टर्म वाली। दूसरा मोनोमियल के बाद आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल वो चीज़ें हैं जिसमें 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं।
जैसे आप लिख लीजिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, या आप लिख लीजिए 1/2x प्लस 4, इस तरीके से 2 टर्म्स वाले बाई। उसके बाद तीसरा एक तरीका होता है इसका टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसमें क्या है, इसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उनके टाइप हम टर्म के बेस पे अगर देखें तो इस तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। लेकिन जब हम डिग्री के बेस पे देखते हैं तो देखते क्या होता है, बेस ऑन डिग्री। अब जब भी आप डिग्री के बेस पे देखेंगे तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिग्री किसे बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का, आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे लिख दिया गया 4x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें हाईएस्ट पावर आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री के नाम से जानते हैं, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। तो अब इसी बेस पे हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम आप देखेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, मतलब जिनका हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए 4x 3x या 3x प्लस 4, 1/2y प्लस 3, इस तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इनके जो हाईएस्ट पावर हैं वो 1 है। दूसरा किस तरीके का होता है वो देखते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, फिर डिग्री देखेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। जैसे आप ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3/5 स्क्वायर प्लस 2y, इस तरीके से जो है इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर 2, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो जिसमें तो इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उसकी उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 3 होती है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे आप ले लीजिए, जैसे 3x का क्यूब प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 3 या प्लस x मान लीजिए, ऐसे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जितने भी टाइप्स हैं उसको हम एक एक करके आगे देखते चलेंगे। अच्छा, एक और देख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ, 4 नंबर का बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर या डिग्री। जैसे आप लिखेंगे 4x टू द पावर 4 प्लस 3y का क्यूब या 5y का क्यूब, 5x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरीके का कुछ अगर आपके सामने आ जाए तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है या जो डिग्री है इसकी 4 है। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, उनको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जान लिया, अब नेक्स्ट ये करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, मैं जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके आने वाले लेसन में, उसका जिक्र किया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं।
तो पहले एक तरीके से हम थ्योरम के रूप में, उसकी डेफिनेशन के रूप में उन सब चीज़ों को जान लें, फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई आपके पास पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 2x प्लस 3। अच्छा, पॉलिनोमियल को लिखने का क्या तरीका है, px करके आप लिख लेंगे। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कांस्टेंट तो बेसिकली कांस्टेंट रहता है, वो तो बदल नहीं सकता। वेरिएबल को जो हम इस पे नंबर हम अलग अलग रख करके इस पूरे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 1 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, 2 रखूं तो कुछ और आ जाएगी। जैसे मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू लेट करके 1 रख रहा हूं, अगर x के जगह पे मैं 1 रख रहा हूं मान लीजिए, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 इंटू जहां जहां x है वहां वहां अब हम 1 रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 5 10, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p के 1 मान के लिए, मतलब किस मान पे, x के 1 वैल्यू पे कितना है 10। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, यहाँ हम 2 रखेंगे, चेंज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल की वैल्यू या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे ये बढ़ता घटता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 हम देख लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए px है, आपने ले लिया x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ज्ञात करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, स्प्लिट मेथड ऑफ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप कीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए उसका, आपको जीरो प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा एक ये तरीका है कि अगर पॉलिनोमियल छोटा है, उसके पावर्स छोटे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं, तो आप खुद से सोच भी सकते हैं कि मैं इसमें कौन सी वैल्यू x के जगह पे पुट करूं कि इन सब की वैल्यू जो है जीरो आ जाए। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो उसी नंबर को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम थोड़ा एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मैं इस पर 1 रख के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, अगर मैंने 1 माना तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 5 इजिकल टू माइनस 4। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई -4, यानी कि ये जीरो नहीं है। ये जो x की वैल्यू 1 है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा देखिए। अब अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 1 सेकंड के लिए 3 मान लेता हूँ। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 3, 9 माइनस 9। अब ये कट करके क्या आ गया 0, यानी कि x के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा, तो 3 के लिए। यानी कि इस पॉलिनोमियल का, इस px का जीरो क्या है 3 है। माने x के किस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल जीरो आता है, तो 3 पे, ठीक है। तो ये आपने पता कर लिया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ये तरीका। एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं, वो फैक्टराइजेशन है, उसको भी हम आगे देखेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप एक्सरसाइज जब RS अग्रवाल या NCERT का करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, जब उसका जीरोज पूछा जाता है तो उसमें 2 जीरो बताने होते हैं। यानी कि जब उसका हम स्प्लिट मेथड से मिडिल टर्म का स्प्लिटेशन करेंगे तो 2 फैक्टर आते हैं, तो 2 से 2 जीरोज प्राप्त होते हैं। तो हम वो प्रोसेस भी देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए px इजिकल टू आपके पास है, कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है कि x² प्लस 9x प्लस 18। अब इसमें क्या करना होता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये 9x है,
तो इसको हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, जो भी नंबर होगा इससे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 ही आ जाएगा। अब 18 किस किस के टेबल में आता है पहले ये देखते हैं। आप जिनको फैक्टर बिल्कुल करने नहीं आता, मैं उतना बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि वो लोग भी समझ जाएंगे, हालांकि ये 7th या 8th में ही बताया जाता है। कैसे करेंगे, पहला ये तरीका है कि एक तो 9 2 जा 18 आता है, एक 6 3 जा 18 आता है, और एक 18 × 1 = 18 आता है। लेकिन इसमें से हम तीनों में से किसको फॉलो करेंगे, तो ऐसे दो नंबर लेंगे, ऐसे दो नंबर जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म जो है आ जाए। अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आता है, जबकि हमें लाना है 9, तो नहीं लेंगे उसको। 9 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, जबकि हमें लाना है 9, तो इस वाले को हम नहीं लेंगे। इसमें देखिए, अगर हम 6 में 3 ऐड कर दें तो 9 आ जा रहा है, और 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 भी आ जा रहा है, तो इसको हम लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका है, x², 6 है ना, तो 6x + 3x अब प्लस 18, ठीक है। अब ये जो पोलिनोमियल था इसको हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस होता है। वो पोलिनोमियल इक्वेशन तब हो जाता है जब उसके आगे = 0 लग जाता है। तो कभी भी किसी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें उसे इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने =0 ले लिया। अब आप देखिए इसको, अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x + 6, 3 को कॉमन लेंगे तो x + 6। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, जब किसी चीज़ को हम कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ये जो 2 टर्म हैं एक साथ और ये 2 टर्म एक साथ, इसमें से हमने x कॉमन लिया। इसका मतलब इस वाले नंबर में पहले हम x से डिवाइड करते हैं। देखिए x²/x, तो x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x × x/x। एक x से x कट गया तो क्या बचा, x, तो वही x हमने यहाँ पुट कर दिया है। नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, फिर ये 6x है, 6 में इसी x से डिवाइड करेंगे तो x कट गया, क्या बचा 6, तो हमने 6 ले लिया। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, इतना समझ लीजिए। जैसे ये 3x + 18 है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से अभी इसमें और फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 3x में इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट गया तो x आ गया, और 18 में दूसरी बार इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, वो मैंने ले लिया। सिंपल है। अब देखते हैं, x + 6 इधर भी और प्लस के x + 6 इधर भी, तो x + 6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 3, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आ गई ना, ये इसके फैक्टर हैं, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। और फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वह इस पोलिनोमियल के इक्वल होता है, यानी कि जब हम इसको वापस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड होके मल्टीप्लाई होके पुनः x² + 9x + 18 के रूप में आ जाएगा। और इस फैक्टर से हम इसका 0 प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं, x + 6 है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6, 0 है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए, किसी पॉलिनोमियल के अगर हमें फैक्टर प्राप्त हो तो इन फैक्टरों से हम जीरोज प्राप्त कर लेते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0 प्राप्त कर लेते हैं। और अगर जीरोज प्राप्त हों तो इसी को से हम ये फैक्टर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इसी को -6 को इधर ला देंगे, साइड चेंज कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको भी वैसे ही करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर पता है तो उससे आप उसके जीरोज पता कर लेंगे, अगर आपको जीरोज पता है तो उससे आप उसके फैक्टर पता कर लेंगे। अब इस जीरोज का क्या मतलब है, फैक्टर का तो मतलब मैंने बता दिया कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही चीज़ आ जाएगी।
जीरोज का मतलब ये है कि जब -6 इसमें रखेंगे x के जगह पे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि x इक्वल टू -3 यहाँ पे -3 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एक बार मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए क्या आया है, -6 आया है ना, मैं -6 पुट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे -6, अब हर जगह -6 रखेंगे जहाँ x है। क्या हो जाएगा, 36 माइनस प्लस माइनस 54 प्लस 18। अब ये देखिए 8 और 6, 14 का 4 बचा 1 और 5, 54 माइनस 54 कट के 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं और आगे इन चीज़ों को हम अपने क्वेश्चंस को करते समय इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, अब एक जो आप जब आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक थ्योरम दिया है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके ऊपर लगभग 10 क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के पहले ही एक्सरसाइज में जो पॉलिनोमियल के से रिलेटेड है उसमें दिया गया है। शायद वो 2A नाम से वो एक्सरसाइज है। तो उसको पहले जान लेते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल का हमको रिलेशन पता करना है, जीरो पता करना है, दोनों चीज़ें पता करना है। उसको हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4x² + 3x + 6 दिया है इस तरीके का, और उसमें पूछा गया है कि आप रिलेशन बताइए और इनके जीरोज भी बताइए। ठीक है, जीरोज भी उनका निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन जीरो से रिलेशन क्या है, दोनों बातें। इसको हम कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। इसमें क्या करना होता है कि पहले हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो फैक्टर का स्प्लिट मेथड मैंने बताया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उस तरीके से कर लेंगे। और करने के बाद जो भी इसके जीरोज आएंगे उसका सम और उसका प्रोडक्ट दोनों निकाल लेंगे, बस काम खत्म। तो दो चीज़ें हैं, मैं एक तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और उसी को दोबारा मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। देखिए, आप जानते होंगे कि जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसमें अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, ठीक है, मैंने लेट कर लिया, तो सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज माने अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माने अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a। ठीक है, एक बात, अगर आपसे मैं इसको, हालांकि अभी तुरंत मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये -b/a कहाँ से आया और c/a कहाँ से आया, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लें। अच्छा, इसी को अगर हमें ये लिखना हो कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज, अगर जीरोज के फॉर्म में अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखना हो तो वो क्या होता है, जीरो के फॉर्म में। तो हमने जीरो क्या माना है, अल्फा और बीटा को दो जीरो माना है, तो क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। ये जो है ये भी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये भी जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों हैं। इसमें क्या अंतर है, ये x के फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, ये जीरोज के फॉर्म में है। अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए कि जीरोज के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे x² -
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक एक को प्रूफ कर दे रहे हैं आपको कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। आइए पहले हम लिख लेते हैं। चलिए, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब आप बताइए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब हमें जीरो पता है, जैसे हमको फैक्टर पता था x + 6 और x + 3, तो हमने इससे इसके जीरोज पता कर लिए, ऐसे ही आया था अभी कुछ देर पहले जो मैंने बताया। तो हमको पहले से जीरोज पता है तो हम इसके फैक्टर भी पता कर सकते हैं। क्या होंगे इसके फैक्टर? तो चूंकि ये वैल्यू प्लस में है और यहाँ ये वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब फैक्टर प्लस में हुआ होगा। और अगर यही फैक्टर माइनस में होता तो इसके जीरोज प्लस में आते, तो यहाँ जीरो जो है दोनों प्लस में है, यानी कि इसके फैक्टर माइनस में हुए होंगे। तो वी राइट कर लेते हैं, इसके फैक्टर विल बी होंगे, क्या होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस x माइनस बीटा, क्योंकि जीरो जो है प्लस में है तो फैक्टर किस में आएंगे? माइनस में। चलिए, अब फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम अब इसे लिख सकते हैं लिख लिया। एक कांस्टेंट हम रख लेते हैं यहाँ पे k को, ठीक है। अब ये इक्वेशन है और ये इसका फैक्टर है, क्योंकि इसके जीरो हमें प्राप्त थे तो जीरो से ही हम फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं, और फैक्टर प्राप्त होता है तो फैक्टर से हम जीरो प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने फैक्टर बना लिया। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल इसके इक्वल होंगे, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। k को मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, इसको कर लेते हैं। x का x में करेंगे x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। x का x में किए x², x का बीटा में किए माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप इसको देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये देखिए दोनों हमें है ना, माइनस जब कॉमन लेंगे और x को माइनस जब कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन होने पे सिंबल बदल जाते हैं। तो बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू। अब इसका सही क्रम लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इसको कर लेते हैं, सीधा हो जाएगा, सीधा कर लिया हमने। और ये x हमने पास लास्ट में रख दिया यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब इस k का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो क्या होगा? k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा kx प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू k। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये मान लीजिए वैसे ही लिखते चलिए इसको। अब ये देखिए कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो a के जगह पे हमें क्या प्राप्त होगा? कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू k। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। और c के जगह पे क्या है? अल्फ़ा बीटा और k, ये तीन चीज़ें हैं। इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं 3rd, ठीक है। अब आइए हम डिवाइड करते हैं।
डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो 2 क्या है, b है अपन a इज इक्वल टू में इधर क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के अब बटा अपन में क्या है सिर्फ k। तो k से k कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अगर माइनस मैं यहाँ ला दूँ माइनस b बाई ए, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि ये फॉर्मूला निकल के चला आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मैंने सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको लिखा था। ठीक है। दूसरी बार हम क्या करेंगे कि अब हम डिवाइड कर दे रहे हैं इसको थर्ड इक्वेशन को बाई 1 पहले वाले से। थर्ड इक्वेशन क्या है c बाई फर्स्ट a, थर्ड इक्वेशन c है फर्स्ट a है इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के बाई इक्वेशन क्या है k। तो k से k कट गया, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया c बाई a। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ें प्रूफ कर ली। देखिए इन सब चीज़ों को जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा हमें धैर्य की ज़रूरत होता है। थोड़ा सा हम धैर्य रखें और चीज़ों को 1-2 क्लास हम लगातार देखें। जो भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनको ऐसे जज नहीं कर पाएंगे कि किस जगह हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके 2-3 क्लास आपको देखने पड़ेंगे। जब 2-3 क्लास देखेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। जो चीज़ें मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया, जब कल हम अगले वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में इनका डायरेक्ट रिलेशन है और ठीक जैसे जैसे इसमें हमने पढ़ाया है वही चीज़ें आपको क्वेश्चन में करनी होंगी। तो ये जब हम पहले जान लेते हैं तो इसका काफ़ी लाभ हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और एक और बात, जैसा कि आजकल सभी लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं जिस छोटे से ज़िले से आता हूँ यूपी में, वहाँ इसकी व्यवस्था है नहीं। तो मैं काफ़ी इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि मुझे जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड प्राप्त हो जाए। तो जैसे ही वो हमें प्राप्त हो जाएगा हम लोग उस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो साइंस और एसएसटी के जो मैटर हैं उस पे आपको लिखित रूप में रिटन टाइप में मिल जाएंगे और नोट्स के भी रूप में मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है।